नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। आज हम बात करने वाले हैं स्पर्श के बारे में। और अगर आपका नाम स्पर्श में रजिस्टर करना चाहते हैं, आईडी खोलना चाहते हो तो आपको पहले एक स्पर्श का एक फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। अपने अपने जो रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ भेजना पड़ेगा, फिर ये जाके हो सकता है। जैसे कि स्पर्श का ये फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा कि स्पर्श का क्या ज़रूरत है कि अभी 2021 अगस्त से पहले जो लोग भी पेंशन लेते थे उनका पेंशन बैंक के थ्रू आता था। अभी बैंक के थ्रू से बंद हो गया, वो डिजिटल सिस्टम हो गया है। हमारा जो पीसीडी इलाहाबाद है, सीपीपीसी के थ्रू से आपके अकाउंट डायरेक्ट देगा। कोई बैंक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहली बात। दूसरा चीज़ है कि पहले आपके जो पेंशन आती थी वो आने के लिए कम से कम 2 से 3 महीना या 4 महीना टाइम लग जाती थी, डिले होता था, बार बार बैंक में जाते थे और रिकॉर्ड ऑफिस में फ़ोन करते थे कि हमारा अब तक पेंशन आया नहीं। अभी वो झंझट ख़त्म, अब इस महीने आउट हो गए तो अगले नेक्स्ट 1 तारीख से आपका पेंशन आपके अकाउंट में आ जाए, कोई भी एक दिन भी डिले नहीं होगा। इसके लिए आपको बस ये फर्स्ट वाला डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। दूसरी बात ये है कि आपके जो पीपीओ के लिए आपको बार बार फ़ोन करना पड़ता है। रिकॉर्ड के ईएसएम सेल में, रिकॉर्ड ऑफिस में फ़ोन करना पड़ता था। जब तक पीपीओ नहीं आता तब तक पेंशन स्टार्ट नहीं होता था। पीपीओ की टेंशन भी ख़त्म, इसी स्पर्श में आपको पीपीओ खुल जाएगा, पीपीओ आपको मिल जाएगा। तीसरा जो चीज़ है, आपका साल में एक बार आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर है उनको डिपॉजिट करना पड़ता था। बैंक को जाना पड़ता था, वहाँ पर देना पड़ता था डॉक्यूमेंट वगैरह, भी वो नहीं करना पड़ेगा आपको। जो हमारे स्पर्श में कर रहे हैं उनको स्पर्श के थ्रू देना है, घर बैठे मोबाइल में ही, कहीं जाना आना ज़रूरत नहीं है। और जो जैसे कि लाइफ सर्टिफिकेट देते थे महीने कौन से, अक्टूबर और नवंबर महीने, इस दोनों महीने में सबमिट होता था हर साल। तो स्पर्श में ऐसे कोई अक्टूबर नवंबर नहीं, जिस साल हम आउट हुए उसी साल आपको देना पड़ेगा, उसी साल उसी महीने में देना पड़ेगा। जब मान लो अगस्त आपको 21 में आउट हो तो 2022 अगस्त से पहले, वो जुलाई महीने लास्ट तक आपको सबमिट करना। अगस्त महीने में आपको लास्ट टाइम मिलेगा उसको सबमिट करने के लिए, पूरा 1 साल होने तक। उसके डेट भी आपको दिखाई देगा जब आप स्पर्श के अकाउंट खोलोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा स्पर्श का जो फॉर्म है ये है, मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, जो एक कुछ इस तरह का होता है जिसमें लिखा होता है राइट साइड कॉर्नर में ऊपर में एनेक्चर में। पूरा फॉर्म पढ़ के उसको समझाऊंगा और कैसे भरना है और कैसे देना है मैं आपको बता दूंगा। बस ये फॉर्म भर के आप अपने रिटायरमेंट से पहले 1 महीना 2 महीना पहले आप भेज दें रिकॉर्ड ऑफिस में। रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंचते ही ये फॉर्म आपके एक आईडी खुलेगा। आईडी खोलने के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है, दोनों का पार्ट टू ऑर्डर होना चाहिए। जो करंट फ़ोन नंबर हम यूज़ करते हो और ईमेल आईडी यूज़ करते हो उसी का पार्ट टू होना चाहिए, क्योंकि उसी में ही आपका आईडी आएगा और उसी आईडी से ही आपका स्पर्श आपके मोबाइल में लॉगिन होगा। तो अगर आपका जो ईमेल आईडी पुराना हो गया, फ़ोन नंबर पुराना हो गया, उसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपका जो नया अपडेटेड जो मोबाइल नंबर यूज़ करो उसको दोबारा पासवर्ड कीजिए और उसी नंबर में ही आपका सब कुछ चलेगा। तो ये मेन चीज़ है, मेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका पासवर्ड होना चाहिए राइट पर, जो करंट आप यूज़ कर रहे हो। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें आपको देख सकते हो क्या भरना है, डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय पेंशनर टू हिज हेड ऑफ ऑफिस फॉर अपलोड इन स्पर्श, ये हेडिंग में लिखा हुआ। नेक्स्ट आई रैंक, आपका रैंक जो है सिपाही है, नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, या आप एक रिक्रूट हो। रिक्रूट में जो बंदे इनवायरी आउट चले भी जाते हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, उनके लिए भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना रैंक लिखना। उसके बाद अपना नेम जो है पूरा नाम लिखना पड़ता है। नेक्स्ट जो है कॉलम सर्विस नंबर का, आप ये देख सकते हो, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए सर्विस नंबर डालना, अपना अपना सर्विस नंबर, जिसको हम आर्मी नंबर भी बोल, लिख के उसको। उसके बाद क्या करना, नीचे वाला कॉलम पढ़ना है। पहला जो आपका कॉलम है, अंडरटेकिंग ऑफ री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट और डिस्चार्ज। जब आप डिस्चार्ज चले जाओगे उसके बाद अगर आप री एम्प्लॉय होते हो, री एम्प्लॉयमेंट में दूसरा नौकरी करते हो, तो आप एक अंडरटेकिंग लिस्ट में लिख के दो कि हाँ, अगर मैं दूसरा नौकरी करता हूँ तो मैं स्पर्श के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो उसके साइड में ये वाला कॉलम उस पर टिक करना है।
यहाँ आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेकंड कॉलम है बी में है अंडरटेकिंग फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट। ये इसीलिए लिखा है कि मान लो तुरंत आपका पेमेंट स्टार्ट कर देंगे, वो गलती से ज़्यादा पेमेंट स्टार्ट हो गया है तो आपको इंटीमेट जब किया जाएगा आप तुरंत ही पैसा रिटर्न करोगे, भरोगे एमआरओ के थ्रू, या तो वो आपसे डिक्लेरेशन इसमें साइन कर देंगे ताकि वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा काट दे। इसीलिए आपको इधर टिक करना पड़ेगा तो ही जाके आपके स्पर्श में अकाउंट खुलेगा और आपका पैसा स्टार्ट होगा। तो आपको ये टिक ही करना पड़ेगा, कंपलसरी है। आप उनको प्रिविलेज देंगे कि आप ये चीज़ होता है तो ऑटोमेटिक पैसा काट सकते हो। तीसरा जो है डिक्लेरेशन फॉर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मैंडेटरी, ये है, इसको आपको भरना होगा। पहले फिक्स मेडिकल अलाउंसेस मिलता था, किसको मिलता था, किस लिए मिल रहा था, वो चीज़ हम पढ़ते हैं। आप कौन सी क्राइटेरिया में उसी को टिक करना है। जैसे पहला वाला क्राइटेरिया 1 नंबर में आई विल बी residing in a district with ECHS facility and would be avail outpatient department and inpatient department facility from ECHS. I am not eligible for payment of fixed medical allowance, जो है हमारा FMA बोलते हैं। इसके लिए बोला कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ECHS का आउटडोर है इंडोर दोनों है और मैं फिक्स मेडिकल अलाउंस पाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इसके लिए आप ऊपर टिक करोगे अगर आपका ECHS आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा तो। सेकंड जो है आपका नंबर वो आप देखते हैं क्या है, आई विल बी रिसाइडिंग इन द ECHS एरिया बट वुड नॉट बी अवेल ECHS फैसिलिटी। आई अंडरस्टैंड दैट आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। इसमें बोल रहा है कि मैं रह रहा हूँ ECHS एरिया में लेकिन मैं ECHS का कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहा हूँ तो मैं फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए हकदार नहीं हूँ। अगर आप ऐसा होता हो आपका ऑलरेडी है और आप उसमें वो नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो आपको करना पड़ेगा, इसमें टिक करना पड़ेगा। मान लो आप ECHS है फिर भी आप ECHS मेडिकल जाने नहीं जा रहे हो तो मेडिकल अलाउंस आप नहीं ले सकते, इसीलिए टिक करके आपको भेजना पड़ेगा। समझ गए ना। जैसे मान लो मेरे पास ECHS हॉस्पिटल हमारे डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन मेरे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ECHS हॉस्पिटल जाने के लिए, मैं फिट हूँ तो आप नहीं जाइए। लेकिन उसके लिए आप नहीं जा रहे हो तो उसके लिए मेडिकल अलाउंसेस है, वो पैसा ले यार हर महीने में, पहले मिलता था अभी तो नहीं मिल रहा है। वो अगर आपको मिल रही है, पुराने बंदे के लिए भी ये फॉर्म है इसलिए दे रखा है, अगर आपको मिल रही है तो आप उसके लिए लेने के हकदार नहीं है तो इसमें टिक करके उनको देना पड़ेगा। तीसरा चीज़ है आई विल अवेल ECHS फैसिलिटी टू दिस spouse who is an ECHS beneficiary. I will not avail ECHS facility and FMA। इसमें बोल रहा है कि मैं ECHS फैसिलिटी अवेल, मेरा वाइफ जो कर रहा है ECHS फैसिलिटी जो कि ECHS बेनिफिशियर है और मैं ECHS फैसिलिटी जो FMA हमारा मेडिकल अलाउंसेस नहीं ले रहा हूँ कि नहीं लेना मुझे। अगर मेरे वाइफ ही इसी से फैसिलिटी ले रही है तो मैं एलिजिबल नहीं कि मेडिकल अलाउंसेस लेने के लिए। उसके बाद चौथे नंबर जा रहेंगे, उसमें लिखा है आई विल अवेल फिक्स मेडिकल अलाउंसेस फैसिलिटी ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। आई विल नॉट अवेल FM फ्रॉम डिफेंस साइड। ये लिखा है अगर मान लो और कहीं से आपको मेडिकल फैसिलिटी पैसा मिल रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते फौज से भी पैसा दोनों तरफ से लेने के लिए। तो आप डिक्लेयर करो कि मैं वहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से मुझे लेने की कोई हक नहीं है, टिक करके भेजोगे अगर इसके कंडीशन के अंडर आप आते हो। 5 नंबर फॉर्म में चलते हैं क्या, आई विल बी रिसाइडिंग इन ए डिस्ट्रिक्ट विथ नो ECHS फैसिलिटी बट वुड बी अवेल ECHS फैसिलिटी फॉर इनपेशेंट डिपार्टमेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फिक्स मेडिकल अलाउंसेस। इसमें बोला है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ECHS नहीं है फिर भी लेकिन हाँ मुझे इन पेशेंट और आउट पेशेंट फैसिलिटी मिल रहा है तो मैं इसके लिए भी हकदार नहीं हूँ। और इसके बाद हम कहते हैं आई विल बी रिसाइडिंग इन द नॉन ECHS ओवर डिस्ट्रिक्ट बट वुड बी अवेलिंग ECHS फैसिलिटी फॉर इन पेशेंट डिपार्टमेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड फॉर पेमेंट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंसेस ऑफ फॉर OPD ट्रीटमेंट। ओके हम ये तो लास्ट कंडीशन जिसका डिस्ट्रिक्ट में कोई ECHS नहीं है और जो अवेलेबल नहीं कर रहे इन पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का फैसिलिटी उनके लिए है
ताकि उनके फिक्स मेडिकल अलाउंसेस मिल सके। जो लास्ट ऑप्शन फॉर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स मैंडेटरी नहीं है, आपको नॉन मैंडेटरी लिखा है, अगर चाहते हो भर सकते हो, नहीं चाहते नहीं भर सकते। उसमें लिखा है कि पुराना जो रिज्यूम नया रिज्यूम के कौन सी में भरना चाहते हो, इसका आप ऑप्शन आप चाहोगे तो भर के देख के भर सकते हो, नहीं भरना तो नहीं भर सकते हो। और लास्ट जो है कंसेंट फॉर यूजिंग आधार सर्विस इन फर्स्ट, ये भी मैंडेटरी नहीं है, आपका आधार सर्विस फर्स्ट में वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं पूछा है तो आई होल्डर ऑफ आधार कार्ड नंबर इसमें भर के उसको टिक करके दे देना, ताकि आपका जो आधार लिंक होगा तो बाकी जो चीज़ मैं आपका ट्रांसपेरेंट रहेगा। लास्ट जो ऑप्शन है डिक्लेरेशन फॉर कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंसेस, CAA है, आपको अगर CAA मिल रहा है तो इसमें आपको भरना पड़ेगा क्या, हम देखते हैं। आई विल एक्चुअली एम्प्लॉय पेड अटेंडेंट टू लुक आफ्टर मी, अगर कोई किसी को 100% डिसेबिलिटी है और उसको CAA दिया है, CAA होता है कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, जो कि उसके कुछ देख रेख करने के लिए महीने में 4-5 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार वाला पैसा, तो उनके लिए फॉर्म है। उसमें पहले वाला मेरे को एक्चुअली एम्प्लॉय पेड कर रहा हूँ, जिसको मेरा जो लुक आफ्टर कर रहा है। इन केस ऑफ माई inmate or inpatient in any government hospital institute and also in case of my employment re-employment I will immediately report to the fact PCDA। इसमें बोला है अगर तुरंत मेरे को कहीं री एम्प्लॉयमेंट मिलता है और कहीं मैं जॉइन करता हूँ जॉब करता हूँ तो तुरंत PCDA बताऊँगा, ताकि स्पर्श में, ताकि ये पता चले कि हाँ भाई ये सही में है कि ये मैं लेने के लिए हकदार नहीं हूँ। अगर आप चलने घूमने की स्थिति में नहीं हो, आपको अटेंडेंस दिया गया है, अब आप उस फैसिलिटी के बाद अगर कहीं नौकरी ज्वाइन कर रहे हो, मतलब आप अभी फिट हो गए हो, आपको अटेंडेंस कोई ज़रूरत नहीं है, इसके दौरान उनको आपको ये अटेंडेंस पैसा बंद कर दिया जाएगा। यस करना पड़ेगा कंपल्सरी, नीचे सिग्नेचर करना है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। और रैंक का नेम लिखना, आपका रैंक नायक सिपाही हवलदार नायब सुबेदार सुबेदार मेजर जो भी है लिख के नाम लिखना, पर्सनल नंबर आर्मी नंबर नीचे लिख के आपका एड्रेस, घर का एड्रेस, जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पर आपका पोस्टल में जाएगा ये लेटर, उसका एड्रेस देना और मोबाइल नंबर लिख के ये वाला फॉर्म आपके रिकॉर्ड ऑफिस में, और साइड में डेट भी भरना है, इधर देखिए, और इसको लेके आपके रिकॉर्ड ऑफिस में सबमिट करना। सबमिट करते तुरंत आपके ID आएगा आपके मोबाइल नंबर में स्पर्श के थ्रू, उस ID को आप जब लॉगिन करोगे, चेंज पासवर्ड बोलेगा, उसमें पासवर्ड ऑलरेडी ID में दिया होगा, पासवर्ड अपने हिसाब से सेट करोगे तो आपका खुल जाएगा स्पर्श ID और आपका पेंशन टाइमली आना शुरू हो जाएगा। बाकी जो स्पर्श पूरा अवेलेबल जो फैसिलिटी है आप उसको फ़ायदा उठा सकते हो। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं इस फर्श के ऊपर ही बनाने वाला हूँ, कैसे इस फर्श के ID खोल के उसके अंदर हम क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिए ताकि अपडेट रह सके। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।